बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में चाहे एनडीए हो या यूपीए, दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। नेताओं का दौरा चल रहा है। 13 तारीख को उपचुनाव होना है। इसी क्रम में बेलागंज और इमामगंज में पूर्व सांसद आनंद मोहन भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और कहा कि जरूरत पड़ने पर वो तरारी और रामगढ़ भी जाएंगे। इस दौरान आनंद मोहन ने सभी सवालों पर अपनी बेबाक राय रखी और प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लिया। कहा कि पैसे और आंकड़े के बल पर चुनाव जीते जाते तो सब लोग नेता हो गया रहता, क्या ज़रूरत थी जयप्रकाश नारायण की, मुलायम की, अन्य लोगों की। मतलब आनंद मोहन का कहना था कि पैसे और आंकड़े के बल पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव जीता जाता है संघर्षों से और रचनात्मक कार्यों से। इसके साथ ही आनंद मोहन ने नीतीश के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को भी गिनाया और जनता को लालू के कालखंड में हुए आपराधिक वारदात की याद भी दिलाई। एक सीट पर जहां जीतन मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं, आनंद मोहन ने अपने समर्थकों को कहा कि ये सुरक्षित सीट है और यहाँ से दलित समाज के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ जाना चाहिए जो केंद्र और राज्य की राजनीति में प्रभावी उपस्थिति रखते हैं। भले ही नाराजगी है, लेकिन तमाम नाराजगी के बावजूद हम कम से कम उनसे अपना काम तो करा सकते हैं। तो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले आनंद मोहन ने तमाम सवालों के जवाब दिए। सुनिए क्या कहते हैं आनंद मोहन। अच्छी स्थिति है, नाराजगी होती है, आपस में एक साथ रहने पर कुछ न कुछ नाराजगी होती है। नाराजगी थी, हम लोगों को मना रहे हैं, लोग मान भी गए हैं। जहां मैं गया हूं वहां की स्थिति मैं बता रहा हूं। बाकी तो आप प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं, सुबह से मेरा दौरा हो रहा है कि अंततः चुनाव हम कंफर्टेबल पोजीशन में इसको निकाल लेंगे। ये प्रशांत किशोर भी यहाँ एक जो लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना रहे हैं, तो इसका इंतजार कीजिए। मैं समझता हूं कि यहाँ फाइट डायरेक्ट, आप देखिएगा मैं जो कुछ बोल रहा हूं डायरेक्ट फाइट है। कुछ लोग जो भी कंफ्यूजन में थे, 2 दिन जब चुनाव रह जाता है तो गोलबंदी बड़ी तेजी से होती है, उसमें कोई तीसरा चौथा कौन बचता नहीं। जो लोगों को उम्मीद, लोगों को जो भरोसा रहता है कि जीतने वाला कौन है, तो जो विनिंग कैंडिडेट है, जो टक्कर में है, उसी के साथ लोग जाते हैं। यही होता रहा है। यहाँ एनडीए कैंडिडेट को लोग मुद्दा बनाते हैं परिवारवाद का। मांझी जी की बहू हैं, उनके पति बिहार सरकार में मंत्री। अच्छा, इन सब बातों पर तो मैं ये मांझी जी से पूछिए, लेकिन हमने अपने समर्थकों को समझाया कि भाई कोई अगर खड़े होते तो दलित ही खड़े होते ना। हमको तो वोट, हम तो वोटर ही है ना, वोट ही डालते। तो हमको सोच समझ के डालना है कि अगर कोई परिवारवाद का ही आया है तो कौन मजबूत है, किससे हमको आगे काम लिया जा सकता है, ये भी सोचना है
कि केंद्र और राज्य में अगर प्रतिनिधित्व किसी परिवार का है तो समझदारी यही कहती है कि हम नाराजगी, गुस्सा सबका इजहार करके वोट देंगे और खामोशी से लेंगे। आज नीतीश कुमार भी आए, विकास कार्यों का हवाला दिया और उस नाम पर अपील की दीपा कुमारी को जिताने। इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि इस इमामगंज में आज से दशकों पूर्व मैं जब आया था तब स्थितियां क्या थी। आज मुकदमों का लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं बात करूंगा अपने समाज के लोगों से। आज मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन गवाह है कि तब मौतों की जिक्र होती थी, मुकदमों की जिक्र नहीं होती थी। नरसंहार, जनसंहार, सरेआम गोलियां मारना, प्रचार में उमेश सिंह से थे मारे गए बीजेपी के लिए। अभी मैं आया सुजी से, उस एक घर में घुस के लोग 16 राइफल बंदूक लूट लिया। इमामगंज किस तरह से जल रहा था उस जंगल राज में, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज और कल के बिहार में बहुत फर्क है। जब मैं पहले आता था, कोई आता था तो सबसे जो खंडहर नुमा मकान होता था, लोग पूछते थे ये किसका घर है, तो कहता था स्कूल है। आज गांव के बाहर जो सबसे चकाचक आलीशान मकान है, रंग रोगन से बिल्कुल एकदम टाइट फिट, तो आप पूछिएगा क्या है तो स्कूल है। आज 12 बजे रात में औरतें निकलती हैं स्टेशन पर और बसों में बैठती है। अगर उसको कोई सरकारी वाहन नहीं मिलता तो ये तो फ्रीडम है कि पुलिस को खबर करे और उसको गाड़ी अवेलेबल करके घर तक पहुंचाए। एक्सीडेंट होता था, हम बीमा कराते थे और बीमा कराने के बाद पांव का चप्पल जूता घिस जाता था जमा राशि को वापस लेने में। आज एक्सीडेंट कीजिएगा आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। किसी आपदा में आप मरे, 4 लाख का बीमा सरकार की तरफ से सबको मिल जाता है। बच्ची जन्मी तब से व्यवस्था है, शादी तक, पढ़ाई तक। अगर वो इंटर की तो उसको कितना मिलना है, अगर वो मैट्रिक की तो उसको कितना मिलना है, ये सारी सुविधाएं। अब हम जब निकलते थे अपने जमाने में तो लड़कियां साइकिल पर घूमे तो समझिए कि हमको कोई बड़े शहर में। आज गांव-गांव में लड़कियां झूमती, गाती, गुनगुनाती साइकिलों पर निकल रही। रात बिरात महिलाएं निकलती हैं, कोई कानून व्यवस्था, कोई भय का जो माहौल था। हमारे जैसे लोग जब निकलते थे, हम अपने बच्चे को अभी गाड़ी में समझा रहे थे कि जब मैं घर से निकलता था तो शाम तक अगर लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, बीबी और माँ को इंतजार होता था, मेरे जैसे व्यक्ति को, कि कहाँ गोली चलेगी, कहाँ। आप लोग नहीं है, आप लोग तो इसी इलाके से घूम रहे थे। श्रीकांत भी है तो ये पंकज हैं, आप हैं, स्टैचू देख के गोली चल गई। इसी इलाके से हम लोग जा रहे थे 12 बजे रात। तो ये तब के बिहार में, आज नीतीश जी के बिहार में। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटी बड़ी जो भी शिकायतें हैं वो सब दूर होंगे, सब पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग भी तीसरा विकल्प देने निकले। बिहार पीपुल्स पार्टी से बड़ा जनाधार बहुतों का नहीं। अभी मेरे बाद मैं इन कारणों से जेल में रहा। इस बीच आपको नाम गिना दे, उपेंद्र जी निकले थर्ड विकल्प देने के लिए, पप्पू जी निकले थर्ड विकल्प देने के लिए, नागमणि जी निकले थर्ड विकल्प देने के लिए, अरुण जी निकले थर्ड विकल्प देने के लिए, ओवैसी साहब आए थर्ड विकल्प देने के लिए। मैं इन नामों में से अगर इस व्यक्ति की तुलना जिसका नाम आप लिए कीजिए तो उसके सामने 10वां अंश भी किसी एक आदमी को ले लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो,
चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो ओवैसी हो, कोई एक व्यक्ति के सामने अगर खड़ा कर दीजिए तो लोकप्रियता और जनाधार में 10वां अंश नहीं। सिर्फ आंकड़ों के दम पर राजनीति नहीं हो सकती, और अगर पैसों का खेल करके राजनीति होती तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ही राजनीति करते। तब कोई जयप्रकाश नारायण की जरूरत नहीं थी, तब कोई नीतीश कुमार, लालू प्रसाद की जरूरत नहीं थी, तब मुलायम सिंह की जरूरत, मायावती की जरूरत नहीं थी। पैसे के मामले में तो ये लोग कहीं खड़े नहीं, कर्पूरी ठाकुर की जरूरत नहीं। तो मैं मानता हूं कि सबको आजादी है, विकल्प देने की दिशा में प्रयत्न करना। राजनीति जो लोकतंत्र है तो सबको आजादी है, सब कर सकते हैं। मैं मानता हूं हम लोग जो गांधीवादी समाजवादी लोग हैं उनके सामने दो उदाहरण में दूं। गांधी जी ने कहा कि रचना के बगैर, रचना और संघर्ष राजनीति के दो बाजू हैं। संघर्ष के बगैर राजनीति बाज है, और संघर्ष और रचना ने, संघर्ष के मामले में जिन बातों का जिक्र हमने किया, हम लोग तो एनडीए के पार्ट हैं। अभी ये 3S के खिलाफ आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? जन सरोकारों से जुड़े बगैर, इन सवालों पर लड़े बगैर कोई राजनीति नहीं हो सकती, खास करके विपक्ष की राजनीति। या फिर रचनात्मक कार्यों पर आप जाइए, कार्यक्रम लीजिए। गांधी ने अछूतोद्धार का कार्यक्रम लिया, गांधी ने मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश का कार्यक्रम लिया, गांधी ने खादी का कार्यक्रम लिया। तो रचना और संघर्ष दोनों चाहिए। ना आपके पास रचना है, ना आपके पास संघर्ष है, तो राजनीति आपकी ठूठ है, सीधी बात। आंकड़ों से कि कौन कौन जीता था पंचायत चुनाव में, पंचायत समिति में, सरपंच में, मुखिया में, जो हारा उस 4 आदमी को पकड़ लीजिए, उसको खत लिखिए, उसको टेलीफोन कीजिए, उसको जोड़िए और पैसे का शिविर लगाइए। एक एक जिले में जो सम्मेलन होता है, 1 महीना पहले होटल बुक होता है, 25-50 गाड़ियां घूमती है। कहां से ये सब हो रहा है भाई? ये भी लोगों के ज्ञान में सवाल कौन देता है? दूसरी बात, इसी को डॉक्टर लोहिया क्या बोले? गांधी ने कहा रचना और संघर्ष। क्या जिले की है? बेलागंज और इमाम गया चुनावी सरगर्मी का केंद्र बना। छठ तक मामला थोड़ी धीमी गति से चल रहा था, अब ये तेजी पकड़ा है। जो 4 सीटें हैं वो, उसमें से 2/3 सीटें आरजेडी की, मात्र 1 सीट एनडीए की। इसलिए अगर प्रतिष्ठा कहीं से फंसा हुआ है बिहार में तो वो महागठबंधन की प्रतिष्ठा। हम अगर आधे से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं तो इसका जबरदस्त मैसेज जाएगा एनडीए के पक्ष में। ये भी सच है कि इन सीटों की हार जीत से बिहार की राज्य सरकार की सेहत पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। न सरकार बनने जा रही है, न सरकार गिरने जा रही है। लेकिन ये बिहार की भावी राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। ये साबित करेगा कि जिस बीमारू स्थिति से, अंधे युग से बेपटरी बिहार पटरी पर लौटा है, वो बदस्तूर जारी रहेगा या एक बार फिर से हम उसी खौफनाक दौर में
प्रवेश करेंगे, जिसका सर्वाधिक मार मगध झेल रहा था। उग्रवाद, अपराध, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, नरसंहार, जनसंहार, जिसकी पहचान बन गई थी और जिसको लोग जंगल राज से के विशेषण से, संज्ञा से नवाजा। तो हम तो आए हैं एनडीए के आमंत्रण पर इन 2 सीटों पर। आज और कल 2 दिन मैं हूँ, फिर जरूरत पड़ी तो तरारी और रामगढ़ भी जाएंगे। महाराणा प्रताप आजादी और स्वाभिमान के प्रतीक थे। बापू से किसी दिन किसी ने पूछा कि आपने आजादी की प्रेरणा कहाँ से ली? तो उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप से हमने आजादी की प्रेरणा ली। कम्युनिस्ट लीडर, विश्वविख्यात कम्युनिस्ट लीडर हो ची मिन्ह, जो बाद में वियतनाम के राष्ट्रपति बने और जिन्होंने अपनी छोटी ताकत से विश्व की सबसे बड़ी ताकत शक्ति अमेरिका को चुनौती दी। जंगलों में जब वो भटक रहे थे और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से टक्कर दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि छोटी ताकत से इतनी बड़ी चुनौती का सामना आप कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि एक लीडर हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था भारत में, इंडिया में, महाराणा प्रताप, जिनसे हमने गुरिल्ला युद्ध और जंगलों में रह करके, प्रजा के बीच रह करके उसको संगठित करके साम्राज्यवाद को कैसे चुनौती दी जाती है, ये उनसे हमने सीखा। तो महाराणा प्रताप जीवित समाजवाद के जीवित प्रतीक थे, जो 3-3 किलों के मालिक थे, उदयपुर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। लेकिन वो रहे प्रजा के बीच, जनता के बीच, और उनके साथ थे मीना जाति के भी गोंड, पिछड़े, दांगी। दांगियों को उन्होंने फॉरवर्ड का वो दिया था, जबकि यहाँ दांगी कोई नहीं कहे जाते। तो दांगी उनके फाइनेंसर थे, भामाशाह उनके सेनापति थे, हकीम खान सूर, और असल में समाजवाद के जीते जागते प्रतिमूर्ति थे। एक जाति विशेष के, एक वर्ग विशेष का प्रतीक कहना, इसलिए उनके प्रति दर्द पूरी गया को होना चाहिए, पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र को होना चाहिए। अगर वहाँ पूर्व से वो मूर्ति स्थापित है, तो बिहार सरकार को हम आपके माध्यम से कहेंगे कि चाहे जितनी खूबसूरती से उनका पार्क बने, प्राथमिकता वो होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रेरणा पुंज है। महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष होते हैं चौक चौराहे पर खड़ा होकर के अड़नेस, वर्षा में, आंधी में, तूफान में, ठिठुरते जाड़े में, तपती गर्मी में भावी पीढ़ी को अपने चरित्र से वो प्रकाश पुंज का काम करते, प्रेरणा देते हैं। तो एक प्रेरणा का पुंज जहाँ हो, वहाँ किसी बात की कोई समझौता नहीं हो सकती। अगर वहाँ आक्रोश है, तो मैं इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, और फुल फ्लेजेड अच्छा पार्क कैसे उसके इर्द गिर्द बने, क्योंकि जमीन ग्रामीण सरकार की जमीन नहीं थी, ग्रामीणों ने उस संस्था को जमीन दी है, अगल बगल की संस्थाओं को ग्रामीणों ने जमीन दी, और ग्रामीणों का आक्रोश, ग्रामीणों की मांग है, तो उसको तवज्जो दिया ही जाना चाहिए। और महाराणा प्रताप साधारण पुरुष नहीं, तो मैं इस बात को शराबबंदी एक अच्छा कानून है,
शराबबंदी की जब भी चर्चा हो तो आपको हमको सबको देखना चाहिए कि घरेलू हिंसा, ये लोग वेतन उठाते थे, चलते थे, खाते पीते गिरते पड़ते, घर आने पर बीवी से झगड़ा कि पैसा क्या हुआ तो मार शुरू होता था। बाल बच्चे सब प्रभावित होते थे, घरेलू हिंसा रुका। दूसरी बात, एक्सीडेंट रुका, पी खा करके जो ज़्यादा एक्सीडेंट होता था। तीसरी बात कि हर्ष फायरिंग बारातियों में जो होता था कि हम जा रहे हैं शादी के शुभ मुहूर्त में और शामियाना फाड़ रहे हैं गोलियों से, और वो गोली बाका, वो ऑर्केस्ट्रा है, कोई लड़की नाच रही है, बस चला दिए गोली। तो ये सब घटनाएं रुकी है। एक अच्छा कानून है। गांधी जी ने कहा था कि अगर देश को गिरवी रख करके विदेशों से कर्ज लेकर के आजादी के तुरंत बाद हमको देश चलाना होगा और शराबबंदी करनी होगी, रोकनी होगी, तो वो भी मैं करूँगा। तो ये वो तो बहुत ही दूर तक हो। एक अच्छा कानून है, लेकिन चारों तरफ बॉर्डर खुले हुए हैं। दो इंटरनेशनल बॉर्डर बिहार से जुड़ता है, बांग्लादेश का और बंगाल का। हम लोग किस इलाके से आते हैं, वो कोसी का इलाका, वहाँ दो बॉर्डर मिलता है। तो और चारों तरफ जो अन्य प्रदेशों में शराबबंदी पर रोक नहीं है, खुला है। तो जब बॉर्डर खुला है तो असफल होना लाजमी है। ये भी सही है, मैं पूरी बेबाकी से कह रहा हूँ, समीक्षा होनी चाहिए। एक समानांतर अर्थव्यवस्था डेवलप कर गया है जो राजनीति को भी प्रभावित करता है और जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो इस पर सोचना चाहिए, लेकिन एक अच्छा कानून है, इसमें दो रहे। चलिए, अब दूसरी बात रही सर्वे। मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस सर्वे पर सबसे पहले हमने जुबान खोली और देश के ये जो भी जाने माने चैनल, उस पर हमने कहा कि अनट्रेंड लोगों के हवाले सुपरवाइजर को सीईओ बना दिया गया, 1 महीने की ट्रेनिंग देकर के अमीन बहाल कर दिया गया, सब फेल कर गए। पूरी तैयारी के साथ सर्वे में उतरना चाहिए, गलत बात नहीं है। हम लोग जब लड़कपन में थे, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लड़वे मरवे कटवे जीवे तब न भोगवे, आज चरितार्थ हो रहा। जिस ढंग से गांव गोतिया दिया सब में झगड़ा फंसा, और मैंने कहा था कि तत्क्षण इसको रोकना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ फिर से इसकी समीक्षा करके कहाँ डेली प्रत्येक 15 दिन पर एक नियम चेंज हो रहा है। अगर फॉल्ट नहीं है, लूपहॉल्स नहीं है, तो नियम क्यों बदल रहे हैं? तो हर 15 दिन पर नियम चेंज हो रहा है। इससे बेहतर है कि एक बार पूरी तरह रोक करके समीक्षा कर लीजिए, पूरी तैयारी में सर्वे में लगी। अच्छी बात है, निबंधन कोई गलत था, ठीक है। तो इस पर रोक के लिए सबसे पहला बिहार में आनंद मोहन व्यक्ति है, जिसने दिल्ली से एनडीए सरकार से अपील है, इसको चुनाव तक तो रोकिए, वरना ये के पाठक का जो ये तुगलकी फरमान हुआ, तुगलकी आदेश, जो नुकसान हम लोग को किया। अब एक बात बताइए, बाकी सब चीजों की हम सराहना कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टी है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, टीचर स्कूल जाएंगे, ये कितना गलत था। प्रचंड गर्मी, झुलसती गर्मी में टीचरों को बात किया गया कि आप स्कूल जाइए। वो लोग चिल्लाते रहे कि आप 10 बजे से 4 बजे तक चलाइए क्लास। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में अनाउंस कर देते, और उस आदेश को जो एक आईएएस नहीं मानता, अपने सन की स्वभाव, और उसका क्या हुआ? 70,000 का नुकसान शिवर में हुआ, 7,000 हमारे यहाँ टीचर थे। हमने चुनाव के पूर्व जाके कहा था, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जो आप अनाउंस किए उसको पहले लागू करवा लीजिए चुनाव के पहले। जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो आप इसको नहीं करवा सकते, नहीं रही।
किसी कारण से ये नहीं हो सका। 70,000 एक एक टीचर, कम से कम 10 बोर्ड का नुकसान है। 7,000 हमारे यहाँ टीचर